हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और आ गया है आपके एफ ट्रिपल ई पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के प्री बोर्ड का नया पेपर 2025 का पेपर आ गया है। ये पेपर ऐसा है कि अगर आप इस पेपर को ही केवल तैयार कर लेते हैं तो इससे बाहर बाई चांस ही आपको एक दो क्वेश्चन अपने एग्जाम में देखने को मिल जाए। जिन बच्चों को लग रहा है कि हाँ मेरी गाड़ी वगैरह एफ ट्रिपल ई में फंस जाएगी, वो इस लेक्चर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। बेसिक बुनियादी बुनियादी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी मैं कोई भी लेक्चर किसी भी सब्जेक्ट का आपको प्री बोर्ड का पेपर बताता हूँ तो सबसे पहले उसके पेपर का पैटर्न बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो बताता हूँ। उसके बाद से हम प्री बोर्ड के पेपर को देखते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी वगैरह फंस सकती है तो सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं नोट्स वगैरह से पढ़ाई करते हैं। समय तो निकल गया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं होगा, तो आप जा करके पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से नोट्स वगैरह को भी ले सकते हैं। सारे नोट्स आपके हिंदी में अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको प्री बोर्ड का ये पूरा पेपर आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। ये जो पेपर है इसका पूरा आपको सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो सोल्यूशन भी आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है। और जितने भी प्री बोर्ड के पेपर हैं सभी उसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में करिए कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पिछले 5 साल का ओरिजिनल बोर्ड पेपर भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ से भी आपको बहुत सारी चीजों का लाभ मिलता है। जैसे कभी कभी ये होता है कि बच्चे पढ़ाए, जैसे मैं आपसे कहूं कि हाँ ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी चीजों को बता दें, लेकिन अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन वही घुमा के पूछ लिया जाता है कि हाँ बताइए गांव में मोहल्ले में आपने देखा होगा, शहरों में या फिर गांव में जो ट्रांसफार्मर बेसिकली यूज होता है, लगा होता है आपके गांव वगैरह में मोहल्ले वगैरह में, वो किस टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन वगैरह अराइज होते हैं, तो कभी कभी टेक्निकली टाइप से अराइज होते हैं, ऐसे नॉर्मल नॉर्मल चीजें तो पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल टर्म वगैरह वहां पे क्वेश्चन वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं, जिसको लेकर के बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो प्री बोर्ड का पेपर और प्रैक्टिस तो आपको अपने स्तर से भी, आप जैसे भी प्रैक्टिस करें, जहां से भी प्रैक्टिस करें, उसका करिए कि जो भी आप पढ़ते हैं उसका रिवीजन और प्रैक्टिस काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इसके बगैर आप मान लीजिए कि आपने एक बार पढ़ लिया पूरा, पता चले कि एग्जाम में बैठे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपको आता भी है लेकिन घुमा के पूछ दिया है, वही चीज पूछा है लेकिन आप फंस जाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी होता है प्री बोर्ड का पेपर और पीवाईक्यू प्रीवियस 5 साल के ओरिजिनल पेपर, कम से कम 3 साल तक का तो आपको देखना ही होता है कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन वगैरह, किस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वगैरह ऐड करके पूछा जाता है, कैसे सारी चीजों को पूछा जाता है। तो इसके लिए आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप जो आपका नया पेपर का पैटर्न है उसका पेपर कोड देख लेंगे। ये पेपर आपका पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इसके पेपर का जो पैटर्न है वो ये है कि आपसे इसमें केवल 5-5 नंबर के और 2.5-2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक आप जाएंगे तो यहाँ पे 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक पार्ट में करिए कि 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 में से आपको 2 करने रहेंगे और दोनों आपके 5-5 नंबर के रहेंगे, तो हर एक सेक्शन में 10 नंबर, तो 10-5-50 आपका यहाँ पे 5वें क्वेश्चन तक हो जाएगा। छठे प्रश्न में जाएंगे, छठे वाले क्वेश्चन में, तो इसमें आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 6 में से आपको करना कितना रहेगा, तो केवल 4 करना रहेगा और चारों आपके 2.5-2.5 नंबर के रहेंगे, तो यहाँ से आपको 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। टोटल आपके 60 नंबर। तो ये तो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हो गए। और यहाँ पे जो होंगे उसमें शॉर्ट नोट्स करिए कि थोड़ा बहुत आपको लिखना होता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देनी होती है, शॉर्ट नोट्स लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपके इस टाइप से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है। एफ ट्रिपल ई की बात करें, अर्थात फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें, तो 60 नंबर का आपका पेपर होगा। कम से कम आपको 20 नंबर लाना रहेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। नोट्स वगैरह तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर एक वीडियो में आपको बताते रहता हूँ, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं फिर सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हर एक सेक्शन में 5वें तक आप जाएंगे तो 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 आपको करने रहेंगे और इसमें आपके सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर क्या है। डिस्क्राइब द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ए ट्रांसफार्मर विथ डायग्राम, यानी कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैकेनिज्म भी बताना है आपको, डायग्राम के साथ आपको ब्लॉक डायग्राम आरेख करके या खींच करके इसको बताना होता है। बहुत सारे बच्चे रिकमेंड करते हैं कि सर हिंदी में बताया करिए, बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आते। चूंकि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 95% से ऊपर आप कह सकते हैं कि हिंदी को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए हिंदी वर्जन के पेपर की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम पेपर है, ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, इंग्लिश में भी देखने को मिल जाएगा। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी फंस रही है, ठीक है, आपकी गाड़ी में तेल नहीं है, तो इस प्री बोर्ड के पेपर से आपकी गाड़ी निकल जाएगी। और अगर आप कहिए कि
नोट्स वगैरह से अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं या फिर कहिए कि पिछले 5 साल के बोर्ड पेपर को देख लेते हैं, तो अगर आपकी गाड़ी में इंजन भी नहीं है, तेल भी नहीं है, तब भी आपकी गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिस वगैरह थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह कर लेते हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस वगैरह को 3 साल के क्वेश्चन वगैरह तक को तैयार कर लेते हैं। हालाँकि सिलेबस वगैरह में आपका बदलाव हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं बदली गई हैं, ठीक है? कुछ कहिए कि चैप्टर्स वगैरह में उसमें कुछ टॉपिक्स वगैरह हैं, कुछ टॉपिक्स वगैरह में बदलाव किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के 5 साल के बोर्ड पेपर को देख लेंगे और आपका प्री बोर्ड का पेपर है, इसको तैयार कर लेंगे, आपकी गाड़ी अच्छे से निकल जाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, अभी हम इसका सॉल्यूशन भी एक एक करके देखेंगे। चलिए सॉल्यूशन साथ ही में देखते चलते हैं, थोड़ा बहुत शॉर्ट में देखेंगे, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूंगा। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ट्रांसफार्मर लॉस के बारे में, ट्रांसफार्मर की हानि के बारे में, जो कि वो भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपके कह सकते हैं एक तरीके से लगातार आपके एग्जाम में रिपीट होता है, या फिर ये पूछा जाएगा या फिर ट्रांसफार्मर लॉस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि डिटेल में आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो मोटा मोटी सबसे जो जरूरी चीजें है, इंपॉर्टेंट चीजें, देखिए डिफिनेशन तो कई चीजों के कई प्रकार के डिफिनेशन होते हैं। मैं आपको सिंपल और शॉर्टकट तरीके से, कहिए कि अच्छे तरीके से बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हैं, या फिर हिंदी में कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कह लीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर आपका एक प्रकार का एक कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, जो एसी सप्लाई को क्या करता है, किस सप्लाई को, एसी। यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है वो आपका डीसी पे काम नहीं करता है, तो आपके एसी सप्लाई के वोल्टेज को नियंत्रित करता है। ट्रांसफार्मर क्या है, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एसी सप्लाई के वोल्टेज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। अर्थात नियंत्रित अर्थात कंट्रोल करने का मतलब क्या है, या फिर बढ़ाता है वोल्टेज को या फिर घटाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपके एसी सप्लाई, जो एसी सप्लाई होता है, डीसी की बात यहाँ पे देखिए, ट्रांसफार्मर बार बार इसको नोट कर रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका डीसी सप्लाई पे काम नहीं करता है, वो एसी सप्लाई पे ही काम करता है। तो ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपके जो एसी सप्लाई होता है उसके वोल्टेज को नियंत्रित करता है, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं जो आपका एसी सप्लाई होता है उसके वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है। तो ट्रांसफार्मर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो आपके एसी सप्लाई अर्थात प्रत्यावर्ती अल्टरनेट करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है या फिर घटाता है। वही डिफिनेशन है, कई सारे डिफिनेशन कई टाइप से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी अल्टरनेट करंट सर्किट के बीच विद्युत ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है और घटाता है। ठीक है, स्टेप अप या फिर कहिए कि स्टेप डाउन करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखिए ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें एमसीक्यू तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, फिर आपके कहिए कि फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के एक एक दो नंबर के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। तो इसमें आपके एक दो पॉइंट वगैरह छूट भी जाएंगे, तब भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मेन चीजें हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उसका कम से कम आपको जवाब वगैरह देना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें पूछा गया इसकी कार्यप्रणाली क्या है, ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत वगैरह पे कार्य करता है, तो कम से कम जो मेन चीजें हैं वो आपको कहिए कि बताना ही होता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग होती है जो एक लौह कोर से जुड़ी होती है। ठीक है, अभी हम बाइंडिंग के बारे में भी देखेंगे, लौह कोर के बारे में भी देखेंगे। एक और देखिए सिंपल सा डिफिनेशन है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना आवृत्ति बदले स्थानांतरित करता है। यह वोल्टेज को बढ़ाता या घटाता है और इसका उपयोग बिजली वितरण में पावर को उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे केवल एक बात कही गई है कि पावर को उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का जो बेसिकली जो ज्यादा आपका उपयोग होता है, जैसे गांव में जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं उसका काम क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि हाँ 12 केवी का हमारे गांव में ट्रांसफार्मर लगा है, 15 केवी का लगा है, या फिर कहिए कि 30 केवी का लगा है, 33 केवी का, ऐसे करके आपने केवी का नाम सुना होगा। तो ये क्या करता है, इतने किलो वोल्ट का आपका कहिए कि जो ट्रांसफार्मर होता है, तो इसके वोल्टेज को क्या करता है, कम करके आपके घर तक पहुंचाता है। जैसे कि आप जो आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गए, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया वगैरह हो गया, उसको आप सही तरीके से चला ले, कोई दिक्कत ना हो, उसमें कोई फॉल्ट वगैरह ना आए, तो आपके वोल्टेज को जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को कम करके आपके घरों तक भेजता है।
जिससे आप कहिए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह का यूज कर लेते हैं। तो यही सारी चीजें यहाँ पे भी लिखी गई है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में बिना आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बदले स्थानांतरित करता है। यह वोल्टेज को बढ़ाता या फिर घटाता है और इसका उपयोग बिजली वितरण में पावर को उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। फिर आगे देखिए, यहाँ पे चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा के लिए कि अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका, मैं एक डायग्राम बना लूं अलग से। ये आपका बाइंडिंग हो गया मान लीजिए, ये आपका मान लीजिए कि एक तरीके से अभी नॉर्मली शुरू से समझिए, ठीक है। ये आपका मान लीजिए कि एक बाइंडिंग हो गया। हमने क्या किया, इसमें एसी सप्लाई दिया। यहाँ पे क्या किया हमने, एसी मेन, एसी एक सप्लाई दिया। जब यहाँ पे हम सप्लाई देंगे तो इसमें क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चारों ओर इसके क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा चारों ओर। इसके पास से हम क्या करेंगे, दूसरी बाइंडिंग वाली जो है, ठीक है, एक प्राइमरी बाइंडिंग हो गई, एक सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई, इसको हम रख देंगे, ठीक है। अब इसके संपर्क में आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ईएमएफ यहाँ पे करिए कि आपका क्रिएट हो जाएगा, अर्थात करिए कि यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका इधर जा रहा है, मान लीजिए कि ये तो इसके संपर्क में, इधर आपको जो दिख रहा होगा, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो इसके संपर्क में आ रहा है, इसके बाइंडिंग में इसके संपर्क में आ रहा है। तो यहाँ पे तो एनर्जी वगैरह कुछ वेस्ट नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह फ्लक्स वगैरह वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पे जो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसी के लिए आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में जो कोर वगैरह लगाया जाता है, इसी के लिए लगाया जाता है। ये जो इधर के मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह है, इसको एक तरीके से रास्ता दे देता है कि हाँ इधर जाइए, यहाँ पे इसका भी यूज हो जाए, ये वेस्ट वगैरह ना होते। इसीलिए आपने बीच बीच में देखा होगा यहाँ पे कोर वगैरह लगाई जाती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोर वगैरह लगाई जाती है। तो बेसिकली सिंपल सा इसका सिद्धांत है और काफी करिए कि सरल तरीका होता है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है। मेन आपका होता है बाइंडिंग वगैरह होता है, क्या इसमें बाइंडिंग कैसे, कौन सी प्राइमरी बाइंडिंग रहेगी, सेकेंडरी बाइंडिंग, कोर वगैरह रहता है। कोर का बेसिकली यूज होता है कि आपकी एनर्जी वगैरह वहां पे वेस्ट ना हो, उसको सही दिशा निर्देश वगैरह देने के लिए कि हाँ वो यूज में आ जाए, इसके लिए आपका कोर वगैरह, भंवर धारा वगैरह क्रिएट ना हो, कोर वगैरह, इसलिए आपका उपयोग होता है। उसके बाद से इंसुलेशन वगैरह का भी, और आपने तेल का नाम सुना होगा, इसके लिए इसमें एक ऑयल होता है जो आपका जब ट्रांसफार्मर हीट हो जाता है तो उसको कहिए कि ठंडा रहने के लिए, कहिए कि नियंत्रित करने के लिए आपका कहिए कि तेल वगैरह, ऑयल वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए वही है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ये जो बाइंडिंग होता है, जैसे सपोज कीजिए आपसे, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक आपका जो टाइप होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे एक कोई डायग्राम दे दिया गया एग्जाम में, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये आपसे डायग्राम एग्जाम में दे दिया गया, ठीक है। यहां पे दे दिया गया आपसे 150 वोल्ट, यहां पे दे दिया गया आपसे 75 वोल्ट, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपसे इसमें कहा जाए कि बताइए कि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो आप क्या कहेंगे, ये जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्यों ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे देखिए जो प्राइमरी बाइंडिंग है इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज का मान दिया हुआ है, तो अगर आपका इनपुट वोल्टेज ज्यादा है, आउटपुट वोल्टेज कम है, इसका मतलब कि आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, जितने भी गांव में, शहर में, मोहल्ले में आप ट्रांसफार्मर वगैरह देखते होंगे, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वो क्या करता है, जो ज्यादा वोल्टेज आपका आता है वहां से हाइड्रिल से, आपका जो ज्यादा वोल्टेज आता है केवी में, किलोवाट में आपका वोल्टेज होता है, उसको नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको कम वोल्टेज करके आपके घरों तक भेजता है, जिससे आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह क्या करते हैं, चलते हैं, संचालित होते हैं, अर्थात कहिए कि उनका उपयोग वगैरह हो पाता है। तो जब ज्यादा से आपका कम होगा तो ये क्या होगा, आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। अगर यहाँ पे वही, अगर आपका यहाँ पे कम रहता, यहाँ पे मान लीजिए कि 75 वोल्ट रहता, यहाँ पे 150 वोल्ट रहता, यानी कि कम से क्या, आपने इनपुट कम दिया 75 वोल्ट और आउटपुट आपको ज्यादा मिल रहा है 150 वोल्ट, इसका मतलब क्या है, ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये चीज आप समझ गए। बाइंडिंग से भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे दिख रहा होगा, एक आपका होता है प्राइमरी बाइंडिंग, एक आपका होता है सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। अगर आपका देखिए यहाँ पे सेकेंडरी बाइंडिंग में क्या है, नंबर ऑफ टर्न के लिए कि बाइंडिंग की ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ये आपका ज्यादा है, मतलब कि आपको ज्यादा वोल्टेज देगा, इसका मतलब कि ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ बाइंडिंग यहाँ देखेंगे प्राइमरी में, तो इसमें कम है, तो यहाँ पे अगर पहले कम रहेगा प्राइमरी में और दूसरे में ज्यादा रहेगा, वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। पहले में अगर ज्यादा रहेगा और दूसरे में अगर आपका कम रहेगा, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ऐसे भी आप वोल्टेज का भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, तो बेसिक है, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। जब एक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो यह एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करती है, क्रिएट करती है। यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी कुंडली रखी जाए, जो दूसरा आपका कुंडली होता है उसको रखा जाएगा, तो उसमें कहिए कि विद्युत धारा प्रेरित होगी, उसके बाद से वहां पे ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा, वोल्टेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से कहिए कि कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग क्या होते हैं, तो वही मैंने आपको बताया। इसमें तो कई सारी चीजें होती है, लेकिन मेन जो होता है वो आपका कोर होता है, बाइंडिंग होता है और आपका इंसुलेशन वगैरह होता है। कोर क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर का मुख्य ढांचा है जो चुंबकीय प्रवाह यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को निर्देशित करता है, एक तरीके से रास्ता दिखाता है। यह आमतौर पर स्टील की पत्तियों या शीट से बना होता है, ठीक है। ये एक तरीके से रास्ता दिखाता है मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह को, कि वो वेस्ट ना हो, उसको कहाँ पे जाना है। तो वो सेकेंडरी बॉन्डिंग, जो प्राइमरी बॉन्डिंग होता है उससे होकर के वो सेकेंडरी बॉन्डिंग तक कह अच्छे से पहुंच जाते हैं। एक तरीके से रास्ता दिखाने का काम करता है, ठीक है। फिर कहिए कि वाइंडिंग क्या होता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफार्मर होता है उसमें स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग होती है, इसमें दो बाइंडिंग शामिल होती है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। फिर आपका इंसुलेशन क्या होता है, तो यह बाइंडिंग और कोरों के बीच विद्युत संपर्क को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन क्या होता है, जो बाइंडिंग होती है और जो कोर होते हैं उसके बीच में विद्युत संपर्क ना हो, उसके रोकने के लिए कहिए कि इसका इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर ऑयल की बात करें, आपने सुना भी होगा गांव वगैरह में ट्रांसफार्मर में कि ऑयल तेल खत्म हो गया है, तो यह बाइंडिंग और कोर को ठंडा करने और इंसुलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो तेल होता है। फिर इसके बाद से भी कुछ और व्यवस्थाएं वगैरह उसमें होती हैं, शीतलन व्यवस्था वगैरह। यह ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि शीतलन ट्यूब या फिर कहिए कि आपका रेडिएटर वगैरह हो गया। फिर टैंक की बात करें तो वही जो आपका बड़ा सा जो बाहरी पार्ट होता है जो ट्रांसफार्मर का, ये आपका बाहरी पार्ट मान लिया हो गया, इस पे तीन आपके फ्यूज टाइप के लगे होते हैं। फिर इसके बाद से अंदर वो आपका जो भी बाइंडिंग वगैरह हो गया, ठीक है, आपके कोर वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हो गई। तो ये आपका जो बॉक्स होता है, जो टैंक होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मतलब जो ऊपरी भाग होता है इसी को हम टैंक कहते हैं। तो यह ट्रांसफार्मर के सभी घटकों को एक साथ रखने के लिए कहिए कि एक सुरक्षात्मक कंटेनर होता है, टैंक होता है, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार की बात करें तो जो ट्रांसफार्मर का जो आपका वर्गीकरण है वो कई टाइप से इसका वर्गीकरण है। लेकिन जो मुख्य रूप से आपके जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो अधिकतर यूज में आते हैं, वो आपके स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर, कहिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यही दोनों होते हैं। देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या काम का है, यह वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन करंट को घटाता है। स्टेप डाउन की बात करें तो यह वोल्टेज को घटाता है लेकिन करंट को बढ़ाता है। स्टेप डाउन की बात करें तो जो आपके घर वगैरह में, जो आपके गांव वगैरह में ट्रांसफार्मर होता है वो आपका स्टेप डाउन ही ट्रांसफार्मर होता है। वो क्या करता है, यह वोल्टेज को घटाता है। जो भी आपका वहां से किलो वोल्ट आपको देखने को मिलता है कि हाँ ये 13 केवी 25 केवी का ट्रांसफार्मर है, तो आपके वोल्टेज को घटा करके आपके घर में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है, लगभग लगभग बहुत ज्यादा आता होगा तो 220 आता होगा या फिर 250 250 के आसपास आता होगा। इतना वोल्ट आपको अपने घरों में देखने को मिलता है, ठीक है। अन्य प्रकार की बात करें तो और कई टाइप्स इसके होते हैं। देखिए यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर हो गया, बड़े ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन और वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, छोटे ट्रांसफार्मर जो घरों और व्यवसायों के लिए बिजली वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे एक आपने देखा होगा कोई कॉलोनी टाइप की छोटी मोटी हो गई या फिर कोई छोटी मोटी फैक्ट्री टाइप की हो गई, तो उनको ज्यादा बिजली की खपत चाहिए होती है, तो वो अपना एक छोटा मोटा ट्रांसफार्मर लगवा लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, एक ही ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाइंडिंग होते हैं जो वोल्टेज को बदलने के लिए अलग अलग टाइप का उपयोग करते हैं। फिर आपका करंट ट्रांसफार्मर हो गया, सीटी हो गया, एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर जो करंट को मापता है। फिर आपका वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो गया, एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को मापता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया, इन्वर्टर ट्रांसफार्मर हो गया, और डीसी और एसी करंट में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है जो इन्वर्टर ट्रांसफार्मर होता है। फिर रेडिएटर ट्रांसफार्मर हो गया, उच्च तापमान के लिए उपयोग तरल पदार्थ का उपयोग करके गर्मी को दूर करने के लिए डिजाइन किए। इसके बावजूद भी इसका कई प्रकार से वर्गीकरण है, जैसे कोर के आधार पर, ठीक है, कोर के आधार पर जो उसका कोर होता है उसके आधार पर भी वर्गीकरण है। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर और खुले कोल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। फिर चरणों के आधार पर बात करें तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सिंगल फेज जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और कहिए कि आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका होता है जिसमें बहुत सारे फेज होते हैं, बहु फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर क्या है, एक सिंगल फेज होता है, एसी सर्किट के साथ उपयोग किया जाता है। थ्री फेज की बात करें तो तीन फेज एसी सर्किट के साथ उपयोग किया जाता है, आपने गांव वगैरह में देखा भी होगा। फिर बहु फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो तीन फेज से अधिक फेजों के साथ उपयोग किया जाता है। फिर चलिए आगे चलते हैं, फार्मूले की बात करें इसको तो ट्रांसफार्मर का जो मुख्य सूत्र होता है Vs अपान Vp इक्वल टू NS अपान NP, जहां Vs द्वितीयक वोल्टेज है, Vp प्राथमिक वोल्टेज है, NS द्वितीयक वाइंडिंग में टर्न की संख्या है और NP प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख देंगे, जब ये एग्जाम में आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Vs
अपॉन वीपी, यहाँ पे एच का मतलब क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पे वी का मतलब वोल्टेज है, इक्वल टू एन एस नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, और यहाँ पे एनपी प्राइमरी बांधने के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आपको फार्मूला वगैरह लिखना है जब भी आप लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो यही इसका फार्मूला होता है। यहाँ देखिए सारी चीजें व्यवस्थित भी है। यह ट्रांसफार्मर के वोल्टेज का अनुपात है, जो बताता है कि जो वीएस और वीपी है, जो बताता है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कितना बढ़ा, स्टेप अप या घटा सकता है। एनएस अपान एनपी की बात करें तो यह टर्न अनुपात है, जो प्राथमिक और द्वितीयक बाइंडिंग में टर्न की संख्या का अनुपात है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि, वही मैंने आपको बताया एनर्जी लॉस के बारे में। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि ट्रांसफार्मर की दक्षता को कम करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है, जो कई कारणों से उत्पन्न होती है, जैसे कि तांबे और लोहे की हानि, भंवर धाराएं और ढांकता हुआ हानि की बात करें तो ये कई तरीके से ट्रांसफार्मर में लॉस वगैरह होते हैं। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि के प्रमुख कारण कौन कौन से कारण हैं, तो तांबे की हानि है, लोहे की हानि है, ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें, इसको आप देख लेंगे। फिर फ्लक्स रिसाव, फिर देखिए ऊर्जा हानि को कम करने के उपाय, भाई उसमें जो लॉस हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उसके लिए क्या क्या उपाय है, किन किन चीजों को हम अपना सकते हैं कि लॉस वगैरह ना हो, या फिर कम हो, या फिर ना के बराबर है। तो सबसे पहले देखिए तांबे की हानि को कम करने के लिए मोटी तांबे की तारों का उपयोग करें और कुंडलियों का प्रतिरोध कम करें। लोहे की हानि को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कोर सामग्री का उपयोग करें और लेमिनेटेड कोर का उपयोग करें। फिर फ्लक्स रिसाव को कम करने के लिए उचित ट्रांसफार्मर डिजाइन का उपयोग करें। फिर ढांकता हुआ हानि को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले इंसुलेटिंग सामग्री का उपयोग करें। उचित शीतलन प्रणाली का उपयोग करें कि जिससे ट्रांसफार्मर वगैरह आपका कहिए कि गर्म ना हो। कहिए कि कई बार आपने देखा भी हो गांव वगैरह में ब्लास्ट भी हो जाता है, जलने लगता है ट्रांसफार्मर वगैरह, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन अमीटर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विथ ब्लॉक डायग्राम। अमीटर क्या है, इसका कहिए कि आपको कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल कहिए कि आपको बताना है ब्लॉक डायग्राम के साथ। तो ये भी क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होता है, उसको मापने का एक क्या होता है, उपकरण होता है। जो आपका विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मापने वाला ये एक उपकरण होता है, ठीक है। और बेसिक इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है काफी सिंपल है। इसको भी आप कहिए कि सोल्यूशन वगैरह आपको पीडीएफ में दे दिया गया है, क्वेश्चन वगैरह मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई। एसी और डीसी सप्लाई में अंतर क्या होता है और उसके उपयोग क्या होते हैं, इसके उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए एक्सप्लेन ओम्स लॉ इन डिटेल। इफ ए सर्किट है 12 वोल्ट, आर दिया है 4 ओम, देन व्हाट विल बी दी करंट, ठीक है। ओम का नियम क्या है, काफी सिंपल सा नियम है, काफी आसान सा नियम है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। इसमें देखिए न्यूमेरिकल पार्ट जरूर ऐड करता है। यहाँ पर दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है वोल्टेज, ठीक है, वी का मान दिया हुआ है 12, ठीक है, और कितना दिया है, आर का मान दिया हुआ है 4। आपसे पूछा है क्या, आई, ठीक है, आपको मालूम है आर इक्वल टू वी अपान आई होता है, हमें हमसे आई पूछा गया है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपान आर, ठीक है। वी का मान दिया है 12 और बटे में यहाँ पे आर का मान दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3, यानी कि आई का मान कितना हो जाएगा 3 एम्पियर। आई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 एम्पियर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो इसका सॉल्यूशन पीडीएफ है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन वगैरह आप देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी आपको अपने एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रिवीजन, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अगर आपने रिवीजन वगैरह नहीं किया है तब जब आप क्वेश्चन का सोल्यूशन वगैरह करने जाएंगे वहां पे फंस जाएंगे, खास करके जो न्यूमेरिकल वाली चीजें पूछी जाती है उसमें आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको देख लेना है। आज देखिए आज शाम तक या फिर कल तक मैं इसको एप्लीकेशन पे भी अपलोड करा दूंगा। ये तो आपका प्री बोर्ड का पेपर अपलोड हो गया होगा, जो सोल्यूशन पीडीएफ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हम बात करेंगे आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्री बोर्ड के पेपर को वगैरह को बता दीजिए, तो वो भी आपको जल्दी एप्लीकेशन वगैरह पर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट कल के वीडियो में हम सारी चीज़ों को और आगे के जो टॉपिक्स वगैरह है और जितने सब्जेक्ट के प्री बोर्ड के पेपर वगैरह है उसको देखेंगे, उसके सोल्यूशन वगैरह को देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।